नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तैयारी यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी चल रहा होगा, और साथ ही वो टॉपिक्स जो अब तक आपने नहीं पढ़े या आपने अपने सिलेबस में अब तक मार्क नहीं किए हैं, उनको धीरे धीरे करके निरंतरता से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, आज के वीडियो को। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे हैं, कहते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता। अभी हमने पहला टॉपिक शुरू ही किया था कि अब हम कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, और आज का हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो हो जाता है विशेषण। विशेषण यानी कि जिसको आप एडजेक्टिव कहते रहे हैं अभी तक, है ना। विशेषण जिसको आप अब तक एडजेक्टिव के नाम से जानते रहे हैं। क्या होता है विशेषण, किसे कहते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अब तक वर्णमाला कंप्लीट किया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कंप्लीट किया। और हो सकता है आप सभी के मन में कुछ डाउट हो कि मैम हमने क्रिया का टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्रिया से ही संबंधित एक टॉपिक हो जाता है जिसको हम कह देते हैं वाच्य, है ना। वाच्य का टॉपिक जो है मैंने आपको क्रिया में ही जोड़कर नहीं पढ़ाया है, बल्कि इस टॉपिक की विशेषता यानी कि एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें कि आपको पूरी तरह से वाच्य क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। वाच्य से आगे जो आपके टॉपिक्स जुड़े हुए होते हैं वो होता है आपका अव्यय, काल, है ना। तो ये हम लिंक करके ही एक टॉपिक से पढ़ते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने वाच्य का टॉपिक आपको अभी नहीं कराया है। विशेषण हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या होता है विशेषण, उदाहरण क्या होते हैं, किस तरह से परिभाषा पूछी जा सकती है, क्या विशेषण के भी भेद होते हैं, क्या बिल्कुल वैसे ही होते हैं मैम, मुख्य भेद अलग होते हैं या अन्य भेद अलग होते हैं, या फिर एक जैसे ही होते हैं। तो इस संपूर्ण चर्चा करेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी का जो काम है वो फटाफट से कर दीजिए, वो जो आपकी जिम्मेदारी है, यानी कि क्लास को शेयर करना, सेशन को लाइक करना और क्लास के बाद कमेंट करके बताना। पिछले वीडियो में भी आपके कमेंट्स की संख्या बहुत कम देखने को मिली थी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे कि मैं आप सभी के मन के भावों और विचारों को समझ पाऊंगी कि आखिर क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या और बेहतर चाहते हैं आप। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे विशेषण की परिभाषा की तरफ। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, विशेषण जो है होता क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स को पता हो तो एक बार मुझे बताएंगे कमेंट में फटाफट से। विशेषण किसे कहते हैं हम, या फिर अब तक आप विशेषण को किस नाम से जानते आए हैं, पता हो तो बताइए फटाफट से। और फिर बढ़ते हैं आगे अपने विशेषण टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशेषण, या यूँ कह दें कि विशेषण का दूसरा नाम हम गुण भी कह सकते हैं। विशेषण का दूसरा नाम हम गुणों के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, किस नाम से जानते हैं हम विशेषण को। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि किस तरह से उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जी हाँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्या इतना जानना ही पर्याप्त है? क्या जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, मैंने कहा आप एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, पिछले पढ़े हुए आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके माइंड में 360 डिग्री घूमने चाहिए, कि आप जो भी पढ़ चुके हैं उससे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको 100% तैयार होना चाहिए। तैयारी इस लेवल की चाहिए आप सभी से, ठीक है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, या फिर विशेषण हो, ठीक है। आपने जैसे कि मैम पहले बताया कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, यानी कि संज्ञा, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जो भी चीज़ें देख सकते हैं जिनका नाम होता है वो सब कुछ संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। और सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ ही होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ ही होता है सबका नाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया, हम अपनी सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब कुछ क्रिया कहलाती है, यानी
कि किसी भी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है, जिसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा था कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर क्रिया हो, ये सभी के सभी विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्या विशेषण भी विकारी शब्द के अंतर्गत ही आएगा या फिर कुछ अलग है? पता हो तो बताइए फटाफट से। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, यानी कि इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, उसी प्रकार विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है। आगे बढ़ने से पहले, परिभाषा जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण शब्द कैसा है, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, बिल्कुल उसी प्रकार विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है। क्लियर है? कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर, यानी कि परिभाषा क्या कहलाती है या किसे कहते हैं परिभाषा। परिभाषा, ठीक है, या एग्जामिनर ने अगर हमसे परिभाषा पूछी तो वो क्या, कौन सी भाषा में या किस तरह से पूछी जा सकती है, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट। इसीलिए कहा जाता है ना आपसे कि बीच बीच में अगर आप थंब शेयर करते रहते हो, लाइक करते रहते हो, तो पता चलता है कि आपको कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं, ठीक है जी। परफेक्ट। चलिए, तो सामान्य रूप से हमेशा से आपको मैंने उस तरह से बताया है जिसमें कि चीज़ों को रटना ना पड़े, है ना। और आज भी बिल्कुल वैसी ही परिभाषा समझते हुए चलेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी कि हर वो शब्द, मैं कह दूं कि सामने एक बोर्ड रखा है और उसका रंग काला है, तो वो उसका क्या हुआ? गुण हुआ, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी हुई। तो अंग्रेजी वाले भी इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जब उसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, प्रॉपर्टी मतलब गुण की बात की जाए, किसकी बात की जाए? गुण की बात की जाए, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। सामने एक गाय है जो सफ़ेद रंग की है, ठीक है, बाहर पीला कपड़ा पड़ा हुआ है, तो ये सभी संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि कपड़ा कैसा है, उसका रंग कैसा है, पीला। और हाँ, गुण से हो सकता है, जैसे ही मैंने ये शब्द बोला गुण, तो आप सबके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा, अच्छा, कहते नहीं कि अच्छा वो लड़का तो बहुत गुणी है, या वो तो बहुत गुणी है, उसको बहुत कुछ आता है। तो गुण का मतलब सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं है, विशेषण के टॉपिक से रिलेटेड, है ना। वो अलग बात है कि हम अपनी व्यावहारिक भाषा में कहते हैं कि अरे उसके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, यानी कि वो व्यक्ति बड़ा गुणी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। गुण का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ नहीं, बल्कि गुण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि अगर कोई ईमानदार है, ठीक है, तो ईमानदारी भी एक गुण है, बेईमानी भी एक गुण है, चोरी भी एक गुण है, कायरता भी एक गुण है, वीरता भी एक गुण है। तो कहने का मतलब हर वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है कि दिया गया व्यक्ति या दी गई वस्तु कैसी है, हाउ का आंसर आपको जहां पर भी मिल जाए तो आपका विशेषण पहले ही मिल चुका होगा, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति दिया है कैसा, क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, कैसा है, कोई कपड़ा दिया है तो उसका रंग कैसा है, कुछ भी दिया जाए वो कैसा है, यानी कि हाउस का आंसर आपको जहाँ पर भी मिल जाता है वही कहलाते हैं आपके विशेषण शब्द। ये इतनी सी पॉइंट यानी कि इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में बस गई तो आप कभी नहीं भूलने वाले कि विशेषण क्या होता है। मैम हम शब्दों से उत्तर कैसे देंगे,
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गई हमारे मुद्दे की बात, यानी कि जहां से एग्जामिनर परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। अब कुछ सामान्य उदाहरण बताइए मैम, जिससे हम पता कर सके कि ये सारे के सारे विशेषण होते हैं, ठीक है भाई। तो बात करी जाए काला, गोल, ठीक है, हरा, चपटा, त्रिकोण, तिरंगा। एक एक उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर उदाहरण में आपको एक नई चीज समझ आ रही होगी, है ना। नहीं आ रही है तो मैं अभी बताती हूँ। काला, गोल, हरा, चपटा, त्रिकोण, तिरंगा, बीमारी, बीमारी, ठीक है। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सभी कहलाते हैं विशेषण। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि दिए गए शब्द में विशेषण है भी या नहीं है? तो बात की जाए, यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही होगी और वो ये है सभी में, मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि गुण का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं विशेषण के माध्यम से। यहाँ पर अगर कोई बुरा काम भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है ना, तो वो भी यहाँ पर उसके गुण को ही दर्शाया जाएगा, कहने का मतलब। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, फिर आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो हो जाता है वो कहलाता है विशेषण का भेद। विशेषण के भेद, संज्ञा के कुल भेदों की संख्या, मैंने कहा ना हर क्लास में आपको इतनी बार रिकैप कराया जाएगा कि आप चाहोगे भी ना भूलना, तो मैम भूलने नहीं देंगी आपको। संज्ञा के कुल भेदों की संख्या 5 है, जबकि मुख्य भेद होते हैं 3, ठीक है। सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है सर्वनाम के मुख्य भेदों की संख्या, यानी कि सर्वनाम के कुल भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जबकि क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, कर्मक और सकर्मक, लेकिन अन्य भेदों की संख्या होती है 6। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, है ना, सहायक क्रिया, और एक कौन सी बच गई? द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? समझ में आई बात? अब यहाँ पर विशेषण के भेद की बात की जाए, विशेषण के भेद की बात करी जाए तो संख्या कितनी हो जाती है भाई, पता है किसी को? संख्या पता है किसी को? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण के भेदों की संख्या होती है कुल 4। विशेषण के कुल भेदों की संख्या हो जाती है 4। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन से 4 विशेषण के भेद होते हैं। कौन कौन से विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला हो जाता है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला भेद हो जाता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जबकि दूसरा भेद हो जाता है, मैं फिर से वही कह रही हूं कि क्रम जरूरी नहीं है, आप क्रम कोई भी रख सकते हैं, बस 4 के 4 संख्या और आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और अगला यानी कि चौथा हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? कोई डाउट, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। मैम यहाँ पर आपने लिखा है विशेषण के भेद, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा होता है मुख्य और कुल या अन्य जैसा? तो इसमें कुछ भी आपसे पूछा जाए सबका आंसर एक ही होगा, यानी कि 4। इसमें ना ही मुख्य होते हैं, ना ही अन्य होते हैं, ना ही कुछ और, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ संख्या आपको 4 ही याद रखनी है, जिसमें कि पहला हो जाता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है बात? अब दूसरा पॉइंट आता है, यानी कि हमें इन चारों को ही विस्तृत रूप से पढ़ना है और बस विशेषण का टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आते हैं पहले भेद की तरफ, यानी कि पहला भेद हो जाता है
पहली हेडिंग आप सब भी डाल दीजिएगा अगर आप बाद में अपने नोट्स बनाएंगे तो, गुणवाचक विशेषण। मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश और इतनी ही तमन्ना है कि आप सब जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी क्लास देखने के बाद या जो बाद में क्लास देखेंगे उन सभी का एक एक कमेंट होना चाहिए, जिससे कि मैम को भी ये पता चलता रहे कि क्लास सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, क्लियर है जी? इतना तो कर ही सकते हैं आप गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जिनके मन में हो सकता है, आपके कुछ बच्चों के मन में ये डाउट भी हो कि मैम अभी तो आपने विशेष्य बताया ही नहीं, अभी तो आपने प्रविशेषण बताया ही नहीं। सब कुछ समझेंगे लेकिन एक एक पॉइंट करके, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मैं बिल्कुल अपना माइंड स्टेबल इस तरह से करके चल रही हूँ कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो शायद किसी कारणवश पिछली जो भर्तियाँ हैं उनमें नहीं फाइनल हो पाए हैं, ठीक है, नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल 0 से 100 लेवल तक की होगी। एक एक पॉइंट क्लियर करके समझते चलिएगा। गुणवाचक विशेषण की बात की जाए, बताइए भाई, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यथा नाम तथा गुण, क्या हो जाएगी परिभाषा? क्लियर है? चलिए, तो हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा, या वे शब्द है ना, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और गुण या दोष का पता चलता है, गुण या दोष का बोध होता है। वैसे मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट शब्द भी लिखा सकती हूँ, डायरेक्ट वाक्य से भी बता सकती हूँ, लेकिन ये परिभाषा हर टॉपिक पर आपको इसलिए लिखाई जा रही है ताकि आप जब रिवीजन करने बैठें, फाइनल जब आपके एग्ज़ाम, हालांकि एग्जाम डेट तो आ ही गई है, जब एग्जाम के लिए आप अपना फाइनल रिवीजन करने बैठे, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीडीएफ से रिवाइज कर रहे हैं या अपने नोट से रिवाइज कर रहे हैं, तो आप एक लाइन में परिभाषा पढ़ें और आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, गुण या दोष का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कोई डाउट नहीं? अब ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने बताया आपको कि जिनसे गुण या दोष का पता चलता है, और यही मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाना चाहा है कि विशेषण यानी कि गुणवाचक का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं होंगी, बल्कि गुण के साथ साथ आपको दोष का भी अगर पता चल रहा है तो वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि गुण के साथ साथ अगर दोष भी दिया गया है तो भी आपको उसका आंसर यानी कि उसका भेद जो है वो गुणवाचक ही लगाना है। उदाहरण के तौर पर, मैम गुण तो अभी अभी आपने, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि गुण जो है वो कोई रंग भी हो सकता है, कोई आकार भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गुण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बेईमान है या वो चोर है या वो काला है या वो हरा है। गुण का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि गुणवाचक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी कि बहुत सारे तरह के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह का आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा तो वो सारे के सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में ही शामिल होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर उस तरह का कोई भी शब्द आपको दिया जाए तो वो सभी के सभी गुणवाचक विशेषण में ही शामिल होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं? जैसे कि वो कोई भाव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि वो कोई आकार भी हो सकता है, कोई आकृति भी हो सकती है,
कोई आकृति भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कोई दशा भी हो सकती है, कोई दिशा भी हो सकती है, कोई रंग भी हो सकता है, ठीक है, कोई भाव, कोई आकार, कोई आकृति, कोई दिशा, कोई दशा, कोई रंग, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं, ठीक है। या फिर वो कोई समय दिया हो अगर आपको, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम समय दिया गया है, इसमें तो हमें कोई गुण ही नहीं समझ में आ रहा है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना हरा काला पीला नीला बैगनी, कुछ भी नहीं है। नहीं, बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से अगर कुछ भी आपको ऐसा कोई शब्द दिया गया है तो वो सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि समय दिया हो। अब समय अगर आपको दिया गया है, मोहन प्रातःकालीन टहलने जाता है, ठीक है, ये वाक्य अगर लिखा हुआ है मोहन प्रातःकालीन टहलने जाता है, प्रातःकाल में टहलने जाता है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर विशेषण है? और अगर है तो कौन सा विशेषण है? तो सीधा सीधा आपका पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि प्रातःकाल दिया है, यानी कि समय दिया है, और समय जब भी दिया जाता है तो समय कोई संख्या तो है नहीं, समय कोई परिवार तो है नहीं, तो इसका मतलब दिया गया जो वाक्य है उसमें गुणवाचक विशेषण होगा। इस तरह से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चाहे वो समय दिया गया हो, प्रातःकालीन, है ना, सायंकाल, इस तरह से अगर आपको कोई समय दिया गया है तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। मुझे बस थामशेर करके बताते रहा करो कि मैम क्लियर हो रहे हैं हमें सारे पॉइंट्स। बिल्कुल, जैसे कि एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ पर समय जो है वो इस तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे मासिक, पाक्षिक, 15 दिन को कहते हैं ना पाक्षिक, त्रैमासिक, ये भी समय में ही आएंगे, ठीक है। 3 महीने के समय को त्रैमासिक, ठीक है, वार्षिक, वार्षिक। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी दिया गया है तो वो भी समय के अंतर्गत ही आएंगे। और अगर समय किसी भी वाक्य में या डायरेक्ट शब्द में दिया गया हो तो याद रखिएगा वो सभी क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। रंग तो आप सभी जानते ही हैं, काला पीला हरा नीला बैगनी गुलाबी, कुछ भी दिया गया हो वो सभी गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। हरा, गुलाबी, नीला, कोई भी रंग आपको मिल जाए। और मैं जो उदाहरण यहाँ पर बता रही हूँ वो ये सोचकर कि चाहे आपको ये डायरेक्ट शब्द दे दिए जाएं, गुलाबी शब्द में बताइए विशेषण का कौन सा भेद होगा, तो आपका आंसर होगा गुणवाचक। या फिर मोहन ने गुलाबी पेन ले रखा है, ठीक है, अब यहाँ पर विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो चाहे डायरेक्ट शब्द दिया जाए, चाहे शब्द से वाक्य बनाया जाए, आपको हर तरह से क्लियर होना चाहिए अपना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है दिशा। दिशाएं तो आप सभी जानते होंगे, है ना, कौन कौन सी होती हैं? बताइए बताइए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कोई भी दिशा दी जाए, है ना, दिशा के साथ साथ कोई रोगी है, यानी कि उसकी दशा है ये, ठीक है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है। अच्छा, स्वस्थ से, रोग से मुझे यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द याद आया है, ऐसा रोग जिसका कभी इलाज ना किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कि हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी जिसे हम समिधा कहते हैं, रास्ते में ले जाया जाने वाला खाद्य पदार्थ जिसे हम पाथे कहते हैं, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम अजानुबाहु कहते हैं, है ना। और कह सकते हैं ऐसी स्त्री जिसने कभी सूर्य ना देखा हो असूर्य पश्चा कहलाती है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। और मैंने आपको बोला भी कि हर क्लास में टॉपिक के साथ साथ कुछ एडिशनल भी आपको मिलता रहेगा। तो मेरा आज का सवाल ये है कि वो ऐसा रोग जिसका कभी इलाज ना किया जा सके या इलाज करना संभव ना हो, उसको हम वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहेंगे? आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। क्लास के बाद आप सभी से देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। हाँ, गूगल नहीं करिएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि ऑनलाइन की दुनिया
है तो बहुत अच्छी, लेकिन टिकी है सिर्फ और सिर्फ एक शब्द पर, जिसका नाम है विश्वास। यानी कि मैम आप पर पूरा विश्वास करें कि हाँ भाई जो क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने अपने मन से बताया है, और आप सब भी पूरी तरह से ये विश्वास कर कर बैठे हैं कि नहीं जो मैम पढ़ा रही हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ऑनलाइन की दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका समय बचता है ना, आपकी बेहतर तैयारी हो जाती है, और इस दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बस ज़रूरत होती है विश्वास की, अटूट विश्वास की। तो बताइएगा आंसर कि ऐसा रोग जिसका कभी इलाज ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको क्या कहेंगे। तो कोई भी अगर दशा दी जाती है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, रोगी है, बीमार है ना, तो ये सारी दशाएं हो जाती हैं। और अगर दशा से आपको कोई भी शब्द दिया जाए या शब्द से वाक्य बनाया जाए, वो सभी गुणवाचक के ही उदाहरण होते हैं। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने पीछे देखा, आकृति कोई भी दी जाए, जैसे कि त्रिकोण है ना, हमने उदाहरण में देखा था, त्रिकोण हो, चौकोर हो, लंबा, त्रिकोण है, चौकोर है, ये सभी आकृतियां अगर आपको दी गई हैं तो ये भी क्या कहलाएंगी, आकृति। और कई बार तो इस तरह से दिया जाता है कि बताइए कौन सा विशेषण है, आकृति बोधक गुणवाचक विशेषण है, या फिर आकार बोधक गुणवाचक विशेषण है, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है, या फिर दशा बोधक गुणवाचक विशेषण है। और शब्द आपको दे दिया जाएगा बीमार, बताइए शब्द में विशेषण का कौन सा भेद होगा। तो गुणवाचक में भी इस तरह से पूछा जा सकता है, भाव बोधक, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण, आकृति बोधक गुणवाचक विशेषण। तो ये याद रखिएगा, बाद में आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए पॉइंट साथ साथ में ऐसा क्लियर करिए कि दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। बिल्कुल। अब आकार में कुछ भी, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, ऊंचा, छोटा, ये सभी आकार में आ जाएंगे, है ना। भाव में कोई भी भाव दिया गया हो और आपसे पूछा जाए बताइए दिए गए शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, भाव किस तरह से हो सकते हैं, ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। जैसे कि शब्द हो जाता है अच्छा, बुरा, कायर, वीर, बलवान, कमजोर। ठीक है, इस तरह से कोई भी शब्द दिए जाएं वो सभी क्या कहलाते हैं, भाव बोधक गुणवाचक विशेषण। तो मेरी इतनी सी बात से आप सभी को पहला भेद तो 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आखिर विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल कितने भेद हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसमें कि पहला भेद हमने क्लियर किया। और हाँ, जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, बिल्कुल उसी प्रकार विशेषण भी एक तरह का विकारी शब्द है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, गुण के साथ साथ आपको दोष भी दिया जा सकता है। कहते हैं ना, अच्छी बातें कोई नहीं याद रखता, बुरी बातें सब याद रखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बुरी बातों का ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी दिया गया है दोष में तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। क्या कौन कौन से उदाहरण या किस तरह के शब्द दिए जा सकते हैं मैम, मैं चाहती तो आपको ये उदाहरण डायरेक्ट भी लिखा सकती थी कि ये सारे के सारे उदाहरण नोट कर लो जो कि गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी आ गया तो फिर आप कैसे करोगे, है ना। आप तो कहोगे रंग बोधक ये क्या होता है, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो चाहे वो रंग बोधक हो, दिशा बोधक हो, दशा बोधक हो, है ना, समय हो, कुछ भी दिया जाए, आपको अपना पॉइंट क्लियर रखना है। पहले पॉइंट में यानी कि पहले भेद में कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं अपने दूसरे भेद की तरफ, संख्यावाचक विशेषण की तरफ। अरे भैया, जैसा कि ये तो नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या की बात की गई है, मतलब नंबर्स की बात की गई है, और ये तो चुटकियों में हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान है। तो दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, टॉपिक बहुत आसान होता है। कई बार आप कहते हैं ना कि मैम हमें हिंदी बहुत कठिन लगती है, या किसी को मैथ्स बहुत कठिन लगती है, किसी को जीएस बहुत कठिन लगती है। कोई भी बचपन में जब हम ABCD पढ़ते थे ना तो हमें लगता था कि अरे भाई कब याद होगी ये, और न जाने कितने डंडे पड़े होंगे उस ABCD क ख ग घ के पीछे। लेकिन हाँ, जिस दिन याद हो गए तो फिर ऐसे याद हुए जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए हैं।
ठीक है, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है आपको आता है वो आसान बन जाता है, और जो आपको नहीं समझ आता वो कठिन बन जाता है। बाकी वास्तविकता अगर देखी जाए तो कुछ आसान और कठिन है ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, कोई परिभाषा रटनी नहीं है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। क्या हो जाती है संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, बताइए जल्दी से। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप भी सोचा करिए, है ना, तार्किक शक्ति बढ़ती है सोचने से। बिल्कुल, जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, पता चलता है, संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सीधा पॉइंट हमें याद रखना है, जहां से नंबर्स का पता चले, संख्या का पता चले, वो कहलाती है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बस वही सामान्य उदाहरण, एक कलम, 2 पुस्तक या 2 किताबें, 4 कुर्सियां, 10 आदमी, 50 पंखे। कई बार ये शब्दों में भी लिखा आ सकता है या फिर कई बार अंकों में भी। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, 50 पंखे। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सिंपल सी बात है कि संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। संख्याएं 1, 2, 4, 50, 10, कोई भी संख्या दी जा सकती है, लाखों, करोड़ों और हजारों में भी दी जा सकती है। तो वे शब्द या वे वाक्य जहां पर आपको संख्या का पता चल रहा हो, संख्या देखने को मिल रही हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, कहानी थोड़ी और आगे दी गई है। यानी कि संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता, बल्कि हमने ये तो याद कर लिया कि मैम विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन अगला ट्विस्ट ये है कि आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या पता एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बताइए जरा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे कहें कि हाँ मैम हमें पता है, या फिर कुछ कहेंगे कि नहीं कुछ भेद नहीं होते मैम, सिर्फ और सिर्फ विशेषण के ही 4 भेद होते हैं। बताइए। तो याद रखिएगा विशेषण के तो 4 भेद हैं ही, अब निर्भर करता है कि आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा गया है या आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आपसे विशेषण के भेद पूछे जा रहे हैं तो आपका आंसर 4 बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। लेकिन अगर आपसे विशेषण के भेद ना पूछकर बल्कि संख्यावाचक विशेषण के भेद पूछे जा रहे हैं, तब आपका उत्तर 4 नहीं बल्कि 2 होगा। याद रखिएगा, तब आपका उत्तर 4 नहीं बल्कि 2 होगा। ठीक है, जिसमें कि पहला पॉइंट हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। है कुछ भी नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, है ना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि पहला भेद ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा भेद हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद हो जाता है अनिश्चित। अब आप बाकी तो समझ ही रहे होंगे कि इसको अलग अलग क्यों रखा गया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस बात पर कि क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हमने सिंपल सा ये तो पॉइंट देख लिया कि भाई जो संख्यावाचक होते हैं उनमें सीधा सीधा संख्याएं दी हुई होती हैं, लेकिन अब संख्यावाचक में भी भेद होते हैं, और जो कि होते हैं दो, जिनकी संख्या होती है दो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जिनसे निश्चित संख्या का निश्चित संख्या का बोध होता है। यानी कि आप अपने समझने के लिए ये ध्यान रखें कि जहाँ पर संख्याओं का कन्फर्मेशन दिया हो, संख्याएं निश्चित हो कि इतना ही है, ना इससे कम है और ना इससे ज़्यादा। ठीक है, वे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि संख्याओं का कंफर्मेशन हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पीछे देखा। ठीक है, कैसे? उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं 4 कुर्सियाँ, जो कि हमने पीछे देखा भी है ना। 4 कुर्सियाँ, 50 आदमी, 10 बच्चे, 3 पेन, 8 फोटो। ठीक है, बस इतनी सी बात से आप समझ चुके होंगे कि आप दुनिया का कोई भी उदाहरण आपको दिया जाए, लेकिन संख्याएं अगर निश्चित हैं तो 4 हो, 50 हो, 10,000 हो, 8 लाख हो, 9 करोड़ हो, कुछ भी हो, अगर संख्याएं सीधा सीधा आपको दी गई हैं तो कहने का मतलब वो सभी संख्याएं निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही कहलाएंगी। ठीक, समझ में आ गई बात? मैं कहूँ कक्षा में 10 बच्चे हैं, कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो बच्चों को तो आप गिन सकते हो ना। ठीक है, तो और कितने हैं, निश्चित संख्या भी दी गई है, ना तो 50 से कम है ना 50 से ज़्यादा है, तो 50 दिया गया है जो कि एक निश्चित संख्या है, और वो किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अपने दूसरे भेद पर, और बिल्कुल इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए कि वे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन वे विशेषण शब्द जिनकी संख्या निश्चित ना हो या अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है, जिनकी संख्या निश्चित ना हो। मैं परिभाषा भी ना आपको उस तरह से दिखा रही हूँ ताकि आप अपने दिमाग में एक प्रॉपर एक पॉइंट बना सको, है ना। चाहे एग्जामिनर आप किताबी परिभाषा अगर आप रटने बैठेंगे तो फिर आप रटते रह जाएंगे। आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो परिभाषा किसी भी भाषा में पूछी जाए। ठीक है, वे विशेषण शब्द जिनकी संख्या निश्चित न हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अनिश्चित में उदाहरण भी बिल्कुल अनिश्चित ही जैसे होंगे। पीछे हमने देखा वहां पर संख्याएं निश्चित थी, लेकिन यहाँ पर संख्याएं निश्चित नहीं होंगी। कैसे निश्चित नहीं होंगी बताइए? कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण आप सभी को पता है या दिमाग में आ रहा है? बताओ बताओ, थोड़ी मेहनत खुद से भी किया करिए भाई, बताइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि कुछ रुपए है ना, कई आदमी है ना, और थोड़े बच्चे है ना, या फिर कह सकते हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ पर निश्चित नहीं पता चल रहा है कि आखिर बच्चों की संख्या कितनी है, आखिर आदमियों की संख्या कितनी है, आखिर थोड़े रुपए हैं, कुछ रुपए हैं, कितने रुपए हैं, निश्चित पता नहीं चल रहा है। और जब भी निश्चितता का बोध ना हो तो दिया गया विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब मुझे चाहिए फटाफट से आप सभी का जवाब, कि आप सभी को क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो रहा हो, पॉइंट समझ में आ रहा हो, बाकी की सभी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, तो भैया रिक्वेस्ट है आप सभी से सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि शेयर और लाइक्स आप सब पर ही निर्भर होते हैं। पता चलता है अगर आप सभी क्लास के बाद कमेंट करते हो, है ना, तो अगर आपका कोई डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो एक बार फटाफट से करते हैं रिकैप। अब तक हमने क्या कुछ देखा है? विशेषण, अच्छा हमने आज क्रिया का रिवीजन नहीं किया है ना, ओरल किया है, रिटन नहीं किया है। विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, सामान्य उदाहरण क्या होते हैं, पूरी खिचड़ी से पका दी है मैम ने। लेकिन इस खिचड़ी से आपके दिमाग में भी खिचड़ी तैयार हो गई होगी कि अब आप कभी भूलेंगे नहीं इस टॉपिक को, है ना। क्या होता है, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। बिल्कुल ऐसे ही फिंगर टिप पे आपको हर एक टॉपिक के भेद याद होने चाहिए, ठीक है। गुणवाचक क्या होता है, जिसमें गुण और दोष की बात की जाए, कुछ इस तरह से गुण और दोष से उदाहरण पूछे जा सकते हैं। संख्यावाचक में इस तरह से उदाहरण पूछे जा सकते हैं। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, जिसमें एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे भेद की तरफ, जो कि हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब बचे हुए 2 भेदों की चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले याद रखिए, आपको क्या समझ आ रहा है, संख्या और परिमाण में अगर सामान्य रूप से मैं आपसे अंतर पूछूं कि बेटा संख्या और परिमाण में अंतर क्या है, अगर ये अंतर आपको पता चल गया तो इसका मतलब आपको ये भेद भी क्लियर हो जाएगा। संख्या और परिमाण में अंतर क्या है, तो मैम संख्याएं वो होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, है ना। संख्याएं वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ही अंतर ये है कि परिमाण वो होता है जिसे हम गिनते नहीं बल्कि हम नाप तौल सकते हैं, और इसीलिए तो उसको परिमाण कहते हैं, ठीक है। परिणाम नहीं है, परिमाण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई ऐसे संस्कृत भिन्नार्थक में शब्द भी पूछे जाते हैं, मुझे याद आ गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है परिमाण और यहाँ पर लिखा होता है परिणाम, और आप जल्दबाजी में कर देते हैं गलत उत्तर, है ना। तो ये परिणाम यानी कि आपका रिजल्ट वाला होता है, और ये परिमाण होता है नापतोल का। ऐसे ही अभिराम और अविराम भी शब्द आपसे पूछा जाता है ना। अभिराम शब्द का अर्थ क्या होता है और अविराम शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। होमवर्क है ये, बताइएगा क्या हो जाएगा। एक मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा है कि वो रोग जिसका कभी इलाज ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है आप सभी का संस्कृत भिन्नार्थक में। 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप सभी से, ठीक है। तो बस सीधा सीधा मैंने आपको ये भेद एक ही पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। परिभाषा के साथ हम पढ़ेंगे अपने कल के सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। संख्या जिसको काउंटेबल हो
यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं सही तरीके से। वो अलग बात है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है। अब बच्चे, अगर कक्षा में कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को तो गिन सकते हैं ना, कई आदमी हैं, आदमियों को तो गिन सकते हैं ना, थोड़े पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, गिन तो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पैसों को तौल रहे हो, ठीक है। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, और जिन्हें नहीं गिन सकते लेकिन उन्हें नाप तौल सकते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक। तो कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट यानी कि कल के वीडियो में, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमने विशेषण तो पढ़ लिया मैम, लेकिन विशेष्य क्या होता है, ठीक है। विशेष्य क्या होता है या फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की चर्चा भी हम अपने कल के सेशन में करेंगे। लेकिन आज मुझे देखना है कि आप सभी के होमवर्क के आंसर कितने बच्चों के आते हैं। यकीन मानिए कि अगर आप होमवर्क के आंसर करते हो तो आप सभी के कमेंट्स मैम ज़रूर देखती हैं, और अगर कोई डाउट हो, क्लास से संबंधित कोई और परेशानी हो तो आप तो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का सेशन, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।